कहानी की शुरुआत होती है समंदर की लहरों के बीच बसे एक बेहद रहस्यमयी टापू इस्ला नुब्लर से, जहां एक आलीशान स्टेडियम सैलानियों की भीड़ से पूरी तरह भरा हुआ था। यहाँ का नजारा किसी आम शहर जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हम वक्त की दीवार को लांघकर करोड़ों साल पीछे चले गए हों। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें सामने बने एक विशाल नीले पानी के टैंक पर टिकी थीं। तभी स्टाफ के एक इशारे पर करीब 3 मीटर लंबी सफेद शार्क को चारे के रूप में क्रेन से धीरे धीरे लटकाया गया। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा पसर गया। वहां बैठे एक छोटे लड़के ग्रे को अंदाजा हो गया कि अब कुछ बहुत ही रोमांचक और शायद डरावना होने वाला है। उसने तुरंत अपने बड़े भाई जैक को देखने के लिए कहा। पानी की सतह को चीरता हुआ एक विशाल समुद्री जीव मोसासोरस बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। उसका जबड़ा इतना विशाल था कि उसने एक ही झटके में पूरी शार्क को अपने दांतों के बीच पीस दिया। उसी पल दर्शकों का प्लेटफॉर्म किसी लिफ्ट की तरह धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगा। यह तकनीक का ऐसा कमाल था कि लोग अब सीधे पानी के नीचे पहुंच चुके थे। जैसे ही प्लेटफॉर्म रुका, वह समुद्री दैत्य शीशे के बिल्कुल पार साफ तैरता हुआ दिखाई देने लगा। वह इतना करीब था कि लोग उसके शरीर की हर लकीर को साफ देख सकते थे। दरअसल इस भविष्य की दुनिया में मसरानी कॉरपोरेशन नाम की एक टेक कंपनी ने पुराने पत्थरों और मच्छरों में छिपे डीएनए का इस्तेमाल करके डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था। पैसा कमाने के लिए उन्होंने इस पूरे टापू को खरीद लिया और इसे जुरासिक वर्ल्ड नाम के एक विशाल थीम पार्क में बदल दिया। शुरुआत में यह पार्क दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन गया, लेकिन समय के साथ एक अजीब समस्या सामने आई। पार्क के मैनेजरों ने गौर किया कि लोग अब इन विशाल डायनासोरों को देखकर बोर होने लगे थे। उनके लिए अब ये डायनासोर वैसे ही हो गए थे जैसे किसी चिड़ियाघर में हाथी या शेर। लोगों को अब कुछ नया, कुछ और ज्यादा खतरनाक और डरावना चाहिए था। इसी लालच में डॉ हेनरी वू की टीम ने कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर एक खतरनाक प्रयोग किया। उन्होंने टी-रेक्स, वेलोसिरैप्टर और कई गुप्त जानवरों के जीन मिलाकर एक हाइब्रिड मॉन्स्टर तैयार किया। इसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। यह कोई प्राकृतिक जीव नहीं था, बल्कि लैब में बनाया गया ऐसा शिकारी था जो उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक, ताकतवर और बेरहम निकला। पार्क का मालिक मसरानी जब इसे देखने पहुंचा तो वह इसकी बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गया। उसे बताया गया कि यह डायनासोर बचपन से ही इतना हिंसक है कि इसने अपने साथ पैदा हुए दूसरे हाइब्रिड को भी मारकर खा लिया था। इंडोमिनस रेक्स को जिस बाड़े में रखा गया था उसकी दीवारें लगभग 40 फीट ऊंची और बेहद मजबूत थीं। फिर भी वह अपनी पूंछ और पंजों से बार बार कंक्रीट को तोड़ने की कोशिश करता रहता था। उसकी खतरनाक बुद्धि को देखते हुए मालिक घबरा गया। उसे लगा कि सिर्फ मशीनों के भरोसे इसकी सुरक्षा संभव नहीं है। इसलिए उसने सुरक्षा जांच के लिए ओवेन ग्रेडी नाम के एक रिटायर्ड नेवी ट्रेनर को बुलाया। ओवेन कोई साधारण इंसान नहीं था। वह डायनासोरों की आदतें और उनकी भाषा समझता था। इस समय वह पार्क के एक दूर इलाके रैप्टर एरिया में काम कर रहा था। वहां वह 4 खतरनाक वेलोसिरैप्टर को ट्रेन कर रहा था। ओवेन ने नेवी में सीखा हुआ अनुशासन इन रैप्टरों के साथ भी अपनाया था। उसने उनके साथ डर नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित रिश्ता बना लिया था। तभी वहां एक खतरनाक हादसा हो गया। एक नया कर्मचारी एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह सीधे रैप्टरों के बाड़े के अंदर जा गिरा। भूख से पागल चारों रैप्टर बिजली की गति से उसकी तरफ दौड़े। कर्मचारी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी ओवेन बिना अपनी जान की परवाह किए बाड़े के अंदर कूद गया। वह उन चारों शिकारी रैप्टरों के सामने खड़ा हो गया और अपनी मजबूत आवाज में उन्हें पीछे हटने का आदेश देने लगा। वहां ऐसा सन्नाटा था कि लोगों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। ओवेन ने बड़ी मुश्किल से उन रैप्टरों को रोके रखा और कर्मचारी को बाहर निकलने का मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही ओवेन खुद बाहर निकलने लगा, सबसे चालाक रैप्टर ब्लू ने उस पर हमला कर दिया। आखिरी सेकंड में ओवेन ने तेजी से रोल मारकर खुद को बचा लिया और गेट बंद हो गया। इसी बीच क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के बाड़े तक लेकर गई। उसने बताया कि यह एक सीक्रेट हाइब्रिड है जिसके बारे में दुनिया को अभी तक पता नहीं है। ओवेन ने बाड़े के अंदर देखा तो उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। क्लेयर ने बताया कि इंडोमिनस बचपन से ही अकेलेपन में पला है। उसे कभी किसी और जीव का साथ नहीं मिला। ओवेन ने तुरंत चेतावनी दी कि बिना किसी सामाजिक रिश्ते के यह जानवर सिर्फ एक राक्षस बनेगा जिसे हर चीज शिकार लगेगी। तभी उन्होंने देखा कि खाने का समय हो चुका था, लेकिन इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्रोल रूम ने थर्मल स्कैनर से पूरा बाड़ा चेक किया, लेकिन मशीनों को कोई हीट सिग्नल नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे 50 फीट लंबा वह दानव अचानक गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर बाड़े की दीवार पर पड़ी। वहां पंजों के गहरे निशान थे जो ऊपर की ओर जा रहे थे। सबको लगा कि इंडोमिनस दीवार फांदकर जंगल में भाग गया है।
क्लेयर का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि टापू पर उस समय हजारों सैलानी मौजूद थे। वह तुरंत कंट्रोल सेंटर की ओर भागी ताकि पूरे आइलैंड पर रेड अलर्ट जारी किया जा सके। उधर ओवेन और एक गार्ड बाड़े के अंदर जाकर जांच करने लगे। तभी कंट्रोल रूम से क्लेयर की चीख सुनाई दी, ओवेन तुरंत बाहर निकलो, वह बाहर नहीं गया है, वह अभी भी बाड़े के अंदर ही है। असल में उस चालाक शिकारी ने गिरगिट के जीन की मदद से अपने शरीर का रंग दीवार और पेड़ों जैसा बना लिया था। उसने अपने शरीर का तापमान भी कम कर लिया था ताकि थर्मल मशीनें उसे पहचान न सकें। ओवेन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, झाड़ियों के बीच दो पीली चमकती आंखें दिखाई दी। वह सफेद दानव वहीं छिपा हुआ था। अगले ही पल इंडोमिनस ने हमला कर दिया। उसने एक ही झटके में गार्ड को अपने जबड़ों में दबोच लिया। ओवेन पूरी ताकत से गेट की ओर भागा और किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन इंडोमिनस ने गेट को टक्कर मारकर तोड़ दिया और आजाद हो गया। गेट से बाहर निकलते ही उसने एक गाड़ी को कुचल दिया और दूसरे गार्ड को भी मार डाला। ओवेन के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने पास खड़ी क्रेन के नीचे खुद को पेट्रोल से भिगो लिया ताकि उसकी इंसानी गंध छिप जाए। इंडोमिनस कुछ देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन पेट्रोल की गंध ने उसे भ्रमित कर दिया। अंत में वह दहाड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। अब वह सफेद मौत आजाद थी और जुरासिक वर्ल्ड का सबसे भयानक सपना सच होने वाला था। कहानी आगे बढ़ती है, जहां अब जुरासिक वर्ल्ड का सबसे बुरा सपना सच हो चुका था। वह सफेद शैतान इंडोमिनस रेक्स आजाद हो चुका था और पूरे टापू पर मौत का साया मंडराने लगा था। ओवेन किसी तरह अपनी जान बचाकर कंट्रोल रूम पहुंचता है, जहां का माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण था। क्लेयर और उसकी टीम स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी। तभी उन्हें पता चलता है कि इंडोमिनस अब जंगल की गहराइयों में ओझल हो चुका है। ओवेन गुस्से में सबको चेतावनी देता है, यह कोई जानवर नहीं है, यह एक मॉन्स्टर है जिसे खुद नहीं पता कि वह क्या है। उसका मानना था कि इस हाइब्रिड शिकारी को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे पार्क को तुरंत खाली कर दिया जाए और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन पार्क के मालिक मसरानी और क्लेयर को अभी भी अपनी तकनीक पर भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी खास टीम एसिड कंटेनमेंट यूनिट ACU इसे आसानी से काबू कर लेगी। जल्द ही ACU की टीम घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचती है जहां इंडोमिनस की ट्रैकिंग चिप लोकेशन दिखा रही थी। ओवेन कंट्रोल रूम से यह सब देख रहा था और वह बार बार मना कर रहा था कि इन हल्की बंदूकों से कुछ नहीं होगा। तभी टीम लीडर को जमीन पर खून से सनी हुई एक डिवाइस मिलती है। सब सन्न रह जाते हैं जब उन्हें समझ आता है कि इंडोमिनस इतना चालाक है कि उसने अपनी पीठ में लगी ट्रैकिंग चिप को खुद ही खुरच कर बाहर निकाल दिया था। तभी अचानक टीम लीडर को अपने हाथ पर खून की कुछ बूंदें गिरती हुई महसूस होती हैं। जैसे ही वह ऊपर देखता है, पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति उभरती है। इंडोमिनस ने अपनी त्वचा का रंग पेड़ों जैसा बना लिया था। अगले ही पल वह मौत बनकर पूरी टीम पर टूट पड़ता है। चीख पुकार मच जाती है और देखते ही देखते मसरानी की पूरी टीम खत्म हो जाती है। उधर क्लेयर के दोनों भतीजे जैक और ग्रे अभी भी पार्क के गायरोस्फीयर में बैठकर जंगल की सैर कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टापू पर क्या तांडव मच रहा है। अचानक उनके सिस्टम में चेतावनी आती है कि सभी गाड़ियां वापस लौट रही हैं। लेकिन बड़ा भाई जैक एडवेंचर के लालच में गाड़ी को एक टूटी हुई फेंस के अंदर ले जाता है। वे एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां 4 एंकाइलोसॉरस घास चर रहे थे। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। तभी छोटे भाई ग्रे की नजर कांच पर पड़ी एक परछाई पर जाती है। वे देखते हैं कि पेड़ों के पीछे एक 5वां डायनासोर खड़ा है और वह कोई साधारण डायनासोर नहीं था, वह था इंडोमिनस रेक्स। इंडोमिनस एक भयानक दहाड़ के साथ उन एंकाइलोसॉरस पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर अब बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। वह अपने नुकीले दांतों से उस मजबूत कांच के गोले को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटकने लगता है। कांच टूटने ही वाला था कि तभी दोनों भाइयों ने हिम्मत दिखाई और गाड़ी से बाहर निकलकर झरने की ओर दौड़ लगा दी। इंडोमिनस उनके ठीक पीछे था और जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना जबड़ा खोला, दोनों लड़कों ने ऊंचे झरने से नीचे पानी में छलांग लगा दी। अब क्लेयर अपने भतीजों को ढूंढने के लिए बेचैन हो चुकी थी। वह ओवेन के साथ जंगल में जाती है, जहां उन्हें टूटी हुई गाड़ी मिलती है। ओवेन जमीन पर पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि बच्चे जिंदा हैं और भाग निकले हैं। दूसरी तरफ पार्क का मालिक मसरानी अब इस तबाही को और नहीं देख सकता था, इसलिए उसने खुद हेलीकॉप्टर उड़ाने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर से इंडोमिनस पर भारी मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन बचने के लिए इंडोमिनस एवियरी के कांच को तोड़कर अंदर घुस जाता है। कांच टूटते ही हजारों उड़ने वाले डायनासोर आजाद हो जाते हैं और गुस्से में हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह टकराकर क्रैश हो जाता है। इस हादसे में मसरानी की मौत हो जाती है। अब मुसीबत कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि उड़ने वाले शिकारी सीधे रिसोर्ट की ओर बढ़ रहे थे, जहां हजारों सैलानी मौजूद थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं।
इसी बीच ओवेन को दोनों बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी मिलिट्री ऑफिसर हॉकिंस पार्क का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वह चाहता था कि ओवेन के ट्रेन किए हुए चारों रैप्टर्स को इंडोमिनस का शिकार करने के लिए छोड़ दिया जाए। ओवेन भारी मन से मान जाता है और रात के सन्नाटे में रैप्टर्स के साथ इंडोमिनस को ट्रैक करने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही रैप्टर्स और इंडोमिनस आमने सामने आते हैं, कुछ अजीब होता है। वे एक दूसरे पर हमला करने के बजाय रुक जाते हैं। इंडोमिनस एक अजीब सी आवाज निकालता है और ओवेन तुरंत समझ जाता है कि उसके अंदर रैप्टर का डीएनए भी मौजूद है। अब इंडोमिनस उन रैप्टर्स से संवाद कर रहा था और कुछ ही पलों में वे रैप्टर्स इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं। देखते ही देखते रैप्टर्स सैनिकों पर हमला कर देते हैं और पूरी मिलिट्री टीम तहस नहस हो जाती है। ओवेन, क्लेयर और बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। अब इंडोमिनस के पास अपनी ही एक रैप्टर सेना थी और जुरासिक वर्ल्ड का अंत अब बिल्कुल करीब आ चुका था। जंगल के उस भयानक नरसंहार के बाद, जहां ओवेन के अपने पाले हुए रैप्टर्स उसके दुश्मन बन चुके थे, अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ धुएं और बारूद की गंध फैली हुई थी। ओवेन, क्लेयर और दोनों भाई किसी तरह जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ओवेन का दिल टूट चुका था क्योंकि उसने जिस ब्लू को बचपन से पाला था, वही आज एक अजनबी मॉन्स्टर के लिए उसके खिलाफ खड़ी थी। लेकिन ओवेन जानता था कि इंडोमिनस के डीएनए में मौजूद रैप्टर जीन ने इन शिकारियों के बीच एक मानसिक कड़ी बना दी है। अब वे रैप्टर्स सिर्फ जानवर नहीं रहे थे, बल्कि इंडोमिनस के वफादार सिपाही बन चुके थे। वे इंसानों की महक को सूंघते हुए उनका पीछा कर रहे थे। हर गुजरता पल खतरे को और करीब ला रहा था। ओवेन समझ चुका था कि यह लड़ाई अब बहुत मुश्किल होने वाली है। भागते भागते वे चारों पार्क की मुख्य लैब की ओर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां सुरक्षा मिल सके। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लैब पूरी तरह खाली हो चुकी थी और पार्क के वैज्ञानिक डॉ हेनरी वू अपने साथ सभी जरूरी भ्रूण लेकर पहले ही भाग चुके थे। यह साफ था कि अब किसी को भी पार्क की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। तभी अचानक वहां मिलिट्री ऑफिसर हॉकिंस सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह इस पूरे हादसे को किसी मौके की तरह देख रहा हो। वह ओवेन से कहता है, युद्ध का भविष्य बदल चुका है और इंडोमिनस जैसे मॉन्स्टर ही आने वाले समय के हथियार होंगे। वह अभी अपनी बात खत्म ही कर रहा था कि तभी लैब के दरवाजे से एक भूखा रैप्टर अंदर घुस आता है। हॉकिंस उसी तरीके से उसे काबू करने की कोशिश करता है जैसा ओवेन किया करता था, लेकिन रैप्टर इंसानों की चाल समझ चुका था। अगले ही पल उसने छलांग लगाई और एक ही झटके में हॉकिंस को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर बाकी सभी लोग दहशत में आ गए। अब यह साफ था कि रैप्टर्स पूरी तरह इंडोमिनस के नियंत्रण में आ चुके थे। ओवेन, क्लेयर और दोनों बच्चों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। वे लैब से बाहर निकलकर रिसोर्ट के मुख्य चौक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी तीनों रैप्टर्स अचानक सामने आकर उन्हें घेर लेते हैं। माहौल इतना खामोश था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ओवेन के हाथ में बंदूक थी, लेकिन वह अपने ही बच्चों जैसे रैप्टर्स पर गोली नहीं चला सकता था। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी। फिर उसने ब्लू की आंखों में देखते हुए वही पुराना इशारा किया जो वह उसे बचपन में ट्रेनिंग के समय दिया करता था। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। ब्लू की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे उसे अपने पुराने दिन याद आ गए हों। उसने इंडोमिनस की हुकूमत को ठुकराते हुए अपना सिर ओवेन की तरफ मोड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से अपने पुराने ट्रेनर को पहचान गई है। लेकिन तभी भारी कदमों की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है, जमीन कांपने लगती है और अगले ही पल वहां इंडोमिनस रेक्स आ पहुंचता है। वह यह देखकर गुस्से से पागल हो जाता है कि ब्लू ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है। इंडोमिनस अपनी विशाल पूंछ से वार करता है और ब्लू को जोर से दीवार की तरफ दे मारता है। ओवेन और बच्चे बेबस होकर यह सब देखते रह जाते हैं। बाकी दो रैप्टर्स, डेल्टा और इको, अपनी बहन का बदला लेने के लिए इंडोमिनस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इंडोमिनस की ताकत उनके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में इंडोमिनस उन दोनों को भी मार गिराता है। अब मैदान में सिर्फ ओवेन, क्लेयर और बच्चे बचे थे और सामने खड़ा था वह खतरनाक हाइब्रिड मॉन्स्टर। ओवेन निहत्था था और इंडोमिनस का विशाल जबड़ा उसके बिल्कुल सामने था। तभी क्लेयर को एक आखिरी उम्मीद याद आती है। वह तुरंत भागती हुई पैडॉक 9 की तरफ जाती है, जहां पार्क का सबसे पुराना और असली राजा टी-रेक्स बंद था। बिना अपनी जान की परवाह किए वह एक जलती हुई मशाल उठाती है और उस विशाल दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही टी-रेक्स बाहर निकलता है, जमीन कांपने लगती है। करोड़ों साल बाद धरती के दो सबसे बड़े शिकारी आमने सामने खड़े थे। टी-रेक्स एक भयानक दहाड़ के साथ इंडोमिनस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जिसे इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि टी-रेक्स अब हारने वाला है, अचानक मलबे के बीच से एक हलचल होती है।
कुछ ही सेकंड बाद ब्लू बिजली की रफ्तार से बाहर निकलती है और सीधे इंडोमिनस पर झपट पड़ती है। ब्लू के इस अचानक हमले से इंडोमिनस कुछ पल के लिए संभल नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर टीरेक्स फिर से खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से इंडोमिनस को पीछे धकेलना शुरू कर देता है। अब लड़ाई पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ था विशाल और ताकतवर टीरेक्स और दूसरी तरफ थी फुर्तीली और चालाक ब्लू। दोनों मिलकर इंडोमिनस को घेर लेते हैं और लगातार उस पर हमला करने लगते हैं। इंडोमिनस अब पहले जितना ताकतवर नहीं लग रहा था। उसकी दहाड़ों में गुस्सा तो था, लेकिन पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। लड़ते लड़ते तीनों दानव धीरे धीरे उस विशाल पानी के टैंक के किनारे पहुंच जाते हैं जहां मोसासोरस रहता था। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था और जमीन खून से भीग चुकी थी। इंडोमिनस अब बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इंडोमिनस अब टैंक के बिल्कुल किनारे खड़ा था। तभी अचानक पानी के अंदर एक तेज हलचल होती है। अगले ही पल पानी की सतह जोर से फटती है। पानी को चीरता हुआ विशाल मोसासोरस बिजली की तरह बाहर निकलता है। वह सीधे इंडोमिनस की गर्दन को अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लेता है। इंडोमिनस जोर जोर से छटपटाने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोसासोरस उसे घसीटते हुए पानी की गहराइयों में ले जाता है और उसी के साथ इंडोमिनस रेक्स का अंत हो जाता है। कुछ ही पलों में मैदान पूरी तरह शांत हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। टी-रेक्स और ब्लू कुछ देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे दोनों समझ चुके हों कि उन्होंने मिलकर एक बड़े खतरे को खत्म किया है। फिर ब्लू धीरे धीरे पीछे हटती है और जंगल की तरफ चली जाती है, जबकि टी-रेक्स वहीं खड़ा रहता है। अगली सुबह बचाव दल के हेलीकॉप्टर टापू पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ तबाही का मंजर था। जुरासिक वर्ल्ड का शानदार पार्क अब खंडहर में बदल चुका था। क्लेयर और ओवेन सुरक्षित थे और दोनों भाई आखिरकार अपने माता पिता से मिल चुके थे। लोगों को धीरे धीरे टापू से बाहर निकाला जा रहा था। अब यह साफ हो चुका था कि इंसानों ने कुदरत के साथ खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो पार्क कभी दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण था, वह अब सिर्फ एक बर्बाद सपना बन चुका था। कहानी के आखिरी सीन में हम टी-रेक्स को उसी पुराने हेलीपैड पर खड़ा देखते हैं। वह पूरे टापू की तरफ देखता है और फिर एक आखिरी जोरदार दहाड़ लगाता है। उस दहाड़ में जीत भी थी और एक चेतावनी भी। अगर आपको यह वीडियो और मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल मूवी बेस हब को सब्सक्राइब जरूर करें।